कितनी हर एक को इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, तो डिमांड कितनी होगी। ये जो अभी आपने जो कोर्सेज बताए इसमें सबसे अच्छा और बेस्ट कोर्स कौन सा है? सबका बाप अभी आईफोन भी इंडिया में बनता हो और इंडिया का ग्रोथ मैक्सिमम है। करे बस एक ही बात, मेरी एक ही टिप याद रखो, रटना बंद, समझना शुरू। हेलो सर, मेरा नाम याग्निका ठाकर है और मेरे भाई ने अभी जस्ट 12th कॉमर्स कंप्लीट किया है और आपका बहुत नाम सुना है। मैंने सुना है आप 47 इयर्स से कॉमर्स फील्ड में अभी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका नाम भी बहुत है बड़ोदरा में और आसपास के सिटी। तो मुझे जानना है कि 12th कॉमर्स के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो भी बहुत कंफ्यूज है कि अभी 12th के बाद क्या करूँ, क्योंकि रिलेटिव्स से सराउंडिंग से बहुत सारे सजेशंस आ रही है, ये करो। बिल्कुल, आप थोड़ा मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बिल्कुल। 12th कॉमर्स के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बेसिकली 62 प्लस कोर्सेज आते हैं। 12th कॉमर्स के बाद 62 प्लस कोर्सेज आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, बीएलएलबी, ये सारे बैचलर कोर्स हैं। उसके बाद आएगा एमकॉम, एमबीए, एमएचआरएम, एमएसडब्ल्यू, एमपीए, ये सारे मास्टर कोर्सेज हैं। इसके ऊपर आएगा प्रोफेशनल कोर्सेज, सीए, सीएस, सीएमए, सीडब्ल्यूए, सीपीए, एसीसीए, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो भी इसमें से डिसाइड कैसे करके हम किस कोर्स में जाएं? बिल्कुल, हर एक बच्चे को कैसे कोर्स डिसाइड करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट किसमें है। 3 इडियट्स देखा था, हर एक को इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। जिसको वाइल्ड फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है वाइल्ड फोटोग्राफी, जिसको सीए में इंटरेस्ट है। अभी मैं सचिन सर को बोलता है कि आप क्रिकेट छोड़ के सीए करो, कोई मतलब नहीं था। सचिन सर को इंटरेस्ट था क्रिकेट में, तो क्रिकेट खेले तो क्या हुआ, पूरे विश्व में क्रिकेट खेली। वैसे ही जो बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है वो पहले क्राइटेरिया कि इंटरेस्ट किसमें है। अगर वोकल में इंटरेस्ट है तो एमएस म्यूजिक कॉलेज में भी जा सकते हैं, फाइन आर्ट्स में भी जा सकते हैं। इंटरेस्ट देखो कि इंटरेस्ट किसमें है। जब इंटरेस्ट वाला कोई कोर्स करेगा तो उसमें खिलेगा डिवोशन, डिटर्मिनेशन, थकान ही नहीं लगेगी, बराबर। तो सबसे पहले इंटरेस्ट किसमें है, बाद में देखो कि इसके प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं इंडिया में, इंडिया के बाद उसके प्रोस्पेक्ट्स कितने, प्रोस्पेक्ट्स मींस डिमांड, बराबर। तो डिमांड कितनी होगी, बाद में देखो कि उसमें ड्यूरेशन, टाइम कितना लगता है, बाद में देखो कि उसमें कॉस्ट कितनी लगती है। ये सारे फैक्टर्स देखने बाद में डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। तो ये जो अभी आपने जो कोर्सेज बताए इसमें सबसे अच्छा और बेस्ट कोर्स कौन सा है? सबसे बढ़िया, सही बता दो, कॉमर्स में सबसे बढ़िया कोर्स है सीए। सबका बाप सीए। सीएस का काम भी सीए कर सकता है, सीएमए का काम सीए कर सकता है, एमबीए का काम सीए कर सकता है, सीडब्ल्यूए का काम कर सकता है, सीपीए का काम कर सकता है, एसीसीए का कर सकता है, सीएफए का काम कर सकता है। लेकिन सीए का काम ऑडिट इंडिया में इसमें से कोई नहीं कर सकता। तो सबसे बढ़िया तो सीए। डिमांड कितनी है अभी मैं बोलूंगा कि डिमांड इतनी है तो आप सही नहीं मानते। सबसे बढ़िया बता दो, चलो सब आप मोबाइल लो, गूगल पे सर्च मारो, नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सीए रिक्वायर्ड, देखो आंसर क्या आता है, डेफिनेटली टू बी 30 lakhs ड्यू टू स्टार्टअप, ड्यू टू मेक इन इंडिया। और मोदी साहब ने बहुत मेहनत की, सारे वर्ल्ड में से सब कंपनी को इंडिया में लेके आया। अभी आईफोन भी इंडिया में बनता हो और इंडिया का ग्रोथ मैक्सिमम है। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत डिमांड है। गूगल भी बताएगा कि नाउ न्यू 30 lakhs चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड। तो बहुत सारी डिमांड है सीए की। सर ये तो मतलब मैंने बहुत सुना है, मेरा भाई भी बोला था कि
बहुत डिफिकल्ट है, लोग बोलते भी है। और कई ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि 2 दिन ट्रायल किया फिर वो मेंटली भी ब्रेक डाउन हो जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ये फिर हम कैसे चूज करें इसको? सीए कैसे कर रहे हैं आप, वो इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर बीकॉम को कुछ नहीं आएगा तो किसको पूछेगा? एमकॉम को, एमकॉम एमबीए को, फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, फिर कंपनी सेक्रेटरी, फिर चार्टर से पूछेंगे। चार्टर अकाउंटेंट बोलेगा कि मुझे भी नहीं आता है, तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इंडिया में चार्टर्ड अकाउंट से ऊपर कोई डिग्री नहीं है। इट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर। अगर आप रट के पढ़ते हैं तो सीए कभी भी क्लियर नहीं करेंगे। आपने जो रटा वही पूछा तो बट नेचर हो जाएगा, लेकिन बाद में इंटरव्यू में आप आंसर नहीं दे पाए। जो भी आपको बोले ने कि सीए में मैं 2 बार फेल हूं, 3 बार फेल हो गई, चेक करना कंसेप्चुअली क्लियर है क्या। सिंपल से क्वेश्चन 12वीं वाला 11th कॉमर्स वाला पूछ देने का कि व्हाट इज बिल्डिंग, व्हाट इज प्रीमाइसिस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड प्रीमाइसिस, क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एसेट। मीनिंग तो पता ही नहीं है। ऐसे थोड़े चार्टर बनते हैं। बिल्डिंग प्रीमाइसिस का मतलब पता नहीं है, प्लांट मशीनरी का डिफरेंस पता नहीं है, फर्नीचर फिक्सर्स का डिफरेंस भी आपको पता नहीं है। आपने रट दिया कि फिक्स बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आती है, आपको पता है बिल्डिंग करंट एसेट में भी आती है। ऐसे रट के जाएंगे फिर बोलेंगे कि मैं फेल हो गया, तो कैसे चलेगा? आई एम प्रोवाइडिंग द कोचिंग फॉर सीए सिंस लास्ट 47 years। 47 years से मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं जो सीए करा रहा हूं ऑडिट करने, बिकॉज ऑडिट इज द अल्टीमेट मोनोपोली वर्क ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो गए, कंसेप्चुअली पढ़े, तो आप ऑडिटर बनो ने। हु कैन ऑडिट इन इंडिया? ओनली एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू द ऑडिट। इट्स योर मोनोपोली वर्क। तो सीए अगर आपको बनना है, रट के मत बनो। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, थियोरेटिकल कंसेप्चुअली नॉलेज ओके, समझ के पढ़ो कि बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग का मीनिंग क्या है, प्रीमाइसिस क्या होता है, दोनों को भी डिफरेंस क्या है, बिल्डिंग फिक्स एसेट में कब आएगी, करंट एसेट में कब आएगी, इन्वेस्टमेंट में कब आएगी। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी द ऑडिटर। अरे आपको एक बात बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, एक ही साल की ऑडिट फी कितनी लेता है पता है? 32 करोड़। एक साल की ओह माय गॉड, 32 करोड़। देखो एनुअल अकाउंट्स देखो। तो जैसे आप रट के पढ़ेंगे ना तो जॉब करनी पड़ेगी, 18 घंटे टारगेट अचीव करो, रट के मत पढ़ो। सीए करना है कंसेप्चुअली जाओ। कंसेप्चुअली जाएंगे तो आप ऑडिट करेंगे, खुद की ऑफिस होगी, लाइफ टाइम आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपके हाथ के नीचे बहुत सारे। डोंट बिकम ए जॉब सीकर, बिकम ए जॉब प्रोवाइडर। इसके लिए एक ही बात है, रट के मत जाओ, समझो। बट सीए का मैंने मतलब हमने पूछा था, देखा भी था सीए का, तो रिजल्ट रेशियो बहुत कम है। मैं 47 ईयर्स से सीए करा रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने कभी भी रिजल्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, कभी भी किसी लड़के को पास हुआ लेकिन फेल कर दिया ऐसा बनना ही नहीं, करे भी नहीं। क्यों करे? दे डिमांड, दे नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट दे नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बिकम एन ऑडिटर, नॉट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अभी इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न तो 12th फेल होने, वो भी स्पेक्ट्रम और जीनियस पे फाइल कर सकता है। इसके लिए थोड़ी चार्टर बनना है। चार्टर्ड इज बेसिकली मीन फॉर ऑडिट। अगर ऑडिट में तो आपकी मेहनत बहुत कम होगी और पैसे ज्यादा मिलेंगे। मोनोपोली वर्क है तो वही करो ना, लेकिन इसके लिए आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, रटना बंद करो। कोई भी क्लास वाला हो, कोई भी बोले रट लो, नहीं, मुझे नहीं रटना है। मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है, मुझे बताओ यहाँ पे क्यों जाएगा। ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, व्हाई हियर, व्हाई नॉट हियर। बस ऐसे पढ़ेंगे ना, बहुत बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। सीए के बाद क्या कर सकते, लाइक उसका क्या थोड़ा प्रोसीजर है? सीए के बाद मेन तो आप ऑडिट कर सकते हैं, मोनोपोली वर्क। आपके अलावा इंडिया में कोई भी नहीं कर सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट आप कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट भी आप कर सकते हैं। अभी जो बजट आया ना उसमें प्रोविजन आ गया कि कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन नॉट डू द टैक्स ऑडिट नाउ। तो अभी तो टैक्स ऑडिट भी चार्टर्ड ही कर सकते। ओनली चार्टर्ड कैन डू द टैक्स ऑडिट, ओनली चार्टर्ड कैन डू द स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये तो मोनोपोली हो गई आपकी। आप आउटसोर्सिंग अकाउंट भी कर सकते हैं, यूके का अकाउंट यहाँ पे लिखवा सकते हैं,
यूएस का अकाउंट लिखवा सकते, उसमें भी आप करोड़ों ऑफ रुपीस कमा सकते हो। नो नीड टू मेंटेन, आप अकाउंटिंग वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन ये रूटीन अकाउंट टैली पे नहीं, आउटसोर्सिंग अकाउंटिंग का बहुत प्रोस्पेक्ट्स उसमें। तो सीए अकाउंटिंग वर्क कर सकता है, टैक्स प्लानिंग देना है आपको, चार्टर्ड अकाउंट बनकर के टैक्स प्लानिंग, टैक्स रिटर्न नहीं, टैक्स प्लानिंग दो कि विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ हाउ कैन यू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटीज। बहुत सारे एग्जाम्पल से, डिडक्शन से, रिबेट से, रिलीफ है, समझो उसको, और सब क्लाइंट्स को प्लानिंग दो कि गवर्नमेंट इतने सारे एग्जाम्पल्स, डिडक्शंस, रिबेट्स, रिलीफ आपको दे रहे हैं, उसका प्लानिंग करो, टैक्स लायबिलिटीज कम हो जाएगी। तो चार्टर्ड का काम रिटर्न नहीं, चार्टर्ड का काम टैक्स प्लानिंग देना है। इनकम टैक्स में टैक्स इवेजन नहीं, नो टैक्स इवेजन, कर चोरी नहीं, टैक्स प्लानिंग। तो आप ऑडिट कर सकते हैं, आप टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकते हैं, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप आर्बिट्रेटर्स के हिसाब से काम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड पीपल एंड होल सोसाइटी पुट द ट्रस्ट ऑन। इसमें कितनी एग्जाम्स होते हैं, इसका क्या स्टेप्स क्या होते हैं इसके? 3 ही स्टेप है। 12th के बाद आप कर सकते, 12th के बाद के बीकॉम के बाद, अगर बीकॉम के आपके 50% से कम है, 55% कम, तो फिर आपको फाउंडेशन से जाना। 3 स्टेप है, पहले सोच लो। पहले तो आपको फाउंडेशन क्लियर करना है। फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, इसमें से 2 डिस्क्रिप्टिव होते हैं और 2 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। फाउंडेशन में आउट ऑफ 400 यू हैव टू स्कोर जस्ट 200, 50% इज पासिंग। और फाउंडेशन में अबाउट 60 to 70% इज सब्जेक्ट चैप्टर्स, 11th 12th के ही है। फाउंडेशन करेक्ट करने के बाद आपको करना है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में पहले 8 पेपर थे, 8। नाउ द गवर्नमेंट, नाउ द इंस्टीट्यूट हैज मेड इट 6 ओनली, 2 पेपर कम कर दिए। और पहले तो सीए इंटर में एक भी एमसीक्यू नहीं आता था, अभी ऑल 6 पेपर में देखो 30% एमसीक्यू। पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू। और बहुत बड़ी बात बताओ, ये 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका आंसर गलत भी हुआ ना, वो मार्क्स काटेगी नहीं। और आउट ऑफ 600 यू हैव टू स्कोर जस्ट 300, इंटरमीडिएट क्लियर। और वैसे भी नहीं कि 6 सब्जेक्ट आप साथ में दो, फर्स्ट ग्रुप में 3 देना है, सेकंड ग्रुप में आपको 3 देना है, 4 महीने के बाद वो भी कर सकते हैं। अगर साथ में देते हो तो भी दे सकते हैं। और साथ में दोनों ग्रुप साथ में देने में बेनिफिट्स क्या आपको पता है? अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप 60% और मोर लाए हो तो एग्जाम्पशन तो है ही है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप दिया, आउट ऑफ 300 यू स्कोर 150, सेकंड ग्रुप दिया, आउट ऑफ 300 यू स्कोर 150, ओके पास। लेकिन दोनों ग्रुप साथ में देते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में सपोज 150 की जगह आपका है 180, 30 मार्क्स मोर। तो ये 30 मार्क्स जो आपने एक्सेस स्कोर किए ना, वो सेकंड ग्रुप में काट देंगे। इट मींस इंस्टेड ऑफ 150 इफ यू स्कोर 120 देन आल्सो योर बोथ ग्रुप विल बी क्लियर। इतना तो इजी कर दिया। इंटर पास होने के बाद आएगा सीए फाइनल। सीए फाइनल में पहले 8 पेपर आते थे, अभी 6 कर दिए। उसमें भी ऑल 6 सब्जेक्ट्स में 30% एमसीक्यू कर दिए, विदाउट नेगेटिव मार्किंग कर दिया। उसमें भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग, उसमें वही सिस्टम कि दोनों ग्रुप साथ में देते हैं तो जस्ट आउट ऑफ 600 यू टू स्कोर 300। और एक सही बात बताओ, अच्छी बात बताओ, पहले आर्टिकलशिप क्या था? ये सीए इंटर के साथ में। आर्टिकलशिप क्या होती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं ना, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, उनके वहां ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, बराबर, उनके वहां ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। वो आपको अकाउंटिंग ट्रेनिंग देते हैं। उनसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, उनके ट्रस्ट भी होते हैं, पार्टनरशिप भी होते हैं, कंपनी भी होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उनके क्लाइंट्स होते हैं, बैंक होती है, उनके सारे क्लाइंट्स, गोल्डस्मिथ भी होते हैं, होटल भी होती है, हॉस्पिटल, सबके अकाउंट कैसे लिखे जाते हैं कंप्यूटर पे सिखाएंगे, प्रैक्टिकल 2 साल सिखाएंगे। फिर सबके इनकम टैक्स रिटर्न कैसे, सबके जीएसटी रिटर्न कैसे, सबके टैक्स प्लानिंग कैसे, और मेन सबके ऑडिट कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट कैसे फाइनल। चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 साल प्रैक्टिकली सिखाते हैं और ओपीएस मिनिमम 5000, यानी 2 साल में 1,20,000 तो टाइप कर देते हैं। अगर आपका शायद चार्टर्ड नहीं भी हुआ है तो ये जो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, आपका खुद का अकाउंटिंग होगा, आपकी खुद की टैक्सेशन प्रैक्टिस होगी। एक ही बात आप नहीं कर सकते, ऑडिट, बाकी तो सब कुछ आप कर सकते हैं।
बराबर। तो सीए में पहले आर्टिकलशिप है ना इंटर के साथ थी, तो इंटर के साथ होने से क्या होता था, बच्चे को 10 बजे से 5 बजे तक चार्टर्ड के वहां तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था। अभी इंस्टीट्यूट ने आर्टिकलशिप इंटर के साथ नहीं फाइनल के साथ कर दिया, ये भी इजी कर दिया। और 3 साल की थी, अभी 2 साल की कर दी, तो कितना इजी बना दे। ये जो सीए 3 स्टेप है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। फाउंडेशन में 9,000 यू टू पे, 9,000 आपको इंस्टीट्यूट को दिल्ली पे करना है। ये 9,000 में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, 9,000 में आपका घर पे स्टडी मटेरियल आ जाएगा, खुद रीड करो, स्ट्रेट वे एग्जाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर फाउंडेशन पास करने के बाद इंटरमीडिएट, इसकी फी होगी 18,000, 18,000 आपको दिल्ली पे करनी है। इंटर क्लियर कर दिया, फाइनल की फी अबाउट 22,000। पूरे मिला के अगर देखेंगे ना तो 49,000 में सीए कंप्लीट हो जाता है। Just 49,000 you get the professional and highest degree in commerce, which has a validity in 11 countries. 11 Yeah. इसमें स्कॉलरशिप वगैरह के भी चांसेस बिल्कुल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग द स्कॉलरशिप आल्सो। जो बच्चे मेरिट में अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप भी देती है। और ये इंडिया के बाहर कौन-कौन सी कंट्रीज में वैलिड है? आप सिंगापुर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, दुबई में कर सकते हैं, ऐसी 11 कंट्रीज जहां ये डिग्री से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। जॉब तो पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की जो बात करते हैं वो प्रैक्टिस आप 11 कंट्रीज में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ब्रीफली एंड सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन थी अबाउट सीए। कोई आपको डराएगा कि सीए बहुत डिफिकल्ट है, रिजल्ट कम आती है, पहले ऐसा शायद होगा। अभी तो डिमांड है 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट ने बहुत इजी कर दिया, 4 पेपर कट कर दिए, इंस्टेड ऑफ 20 नाउ बिकम्स 16 पेपर्स ओनली। 12 पेपर इंटर और फाइनल, 30% एमसीक्यू विदाउट नेगेटिव मार्किंग कर दी। फिर आर्टिकलशिप 3 साल से 2 साल की कर दी, बराबर। तो बहुत इजी कर दिया है। एक लड़के की मैं बात करूं, लास्ट ईयर 2024 मेरा एक लड़का है जयदीप सिंह चौहान, फर्स्ट उसकी तो 12th कॉमर्स गुजराती मीडियम 56%, बीकॉम 40%। बाद में ही हैज जॉइंड द क्लास फॉर सीए, मेरे वहां सीए का क्लास ज्वाइन किए। फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट इंटर क्लियर, चार्टर्ड बन गया। वही कंसेप्ट के हिसाब से वो सीए में एग्जाम में बैठा, सीए में भी हो गया। और वैसे 50% पासिंग नहीं, ऑल इंडिया रैंक 47, पूरे इंडिया में 47। बस आप कैसे सीए पढ़ रहे, कैसे कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। करे बस एक ही बात, मेरी एक ही टिप याद रखो, रटना बंद, समझना शुरू।